हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आपका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम देखने वाले हैं रुदरफोर्ड्स का न्यूक्लियर मॉडल। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टडी किया था। ओके, और वहां पे हमने न्यूक्लियस के बारे में कहा था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो लेट्स सी कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये जो कंसेप्ट है वो कैसे आया। ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने हमें बताया कि एटम के अंदर भी जो है वो न्यूक्लियस होता है। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो हम वो एक्सपेरिमेंट तो देख ही लेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं रेडिएटिव सब्सटेंस यानी क्या होता है। ओके, क्यों रेडिएटिव सब्सटेंस देखेंगे? क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर रेडिएटिव सब्सटेंस की जिक्र की है। ओके, तो रेडिएटिव सब्सटेंस के अंदर जो है वो कुछ रेज इमिट करते हैं, और वो रेज कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गैमा। जो अल्फा है, अल्फा रेज है, वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज। बीटा रेज कैसे रहेंगे? निगेटिव चार्ज। एंड गैमा रेज होते हैं न्यूट्रल, मतलब उनके पास कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, हियर वी आर कंसर्न विद द अल्फा रेज, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कहाँ से निकलते हैं? ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, जो कि होते हैं अनस्टेबल। राइट, अंडरस्टूड दिस मैच? सो लेट्स सी हमारा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। हमारे रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या किया था रुदरफोर्ड ने? उन्होंने लिया था एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया था यहाँ पे, जो कि क्या कर रहा है? अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। हमने अभी देखा अल्फा पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव चार्ज, रिमेंबर दिस। ओके, देन हमने यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट की स्क्रीन ली है और बीच में लिया है हमने गोल्डन फॉइल। ये जो गोल्डन फॉइल है, इसको चूज करने के पीछे भी एक लॉजिक था। क्या वो लॉजिक है? देखो, जितनी थीन जो गोल्डन की फॉइल रहेंगी, उतने अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। ओके, तो इसलिए उन्होंने गोल्ड को चूज किया, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू ड्रॉ इनटू अ थीन शीट। मतलब हम मेटल को बहुत जितने थीन शीट में ड्रॉ कर सकते हैं उतने थीन शीट में ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसलिए गोल्डन फॉइल को चूज किया गया। ऑलराइट, तो लेट्स सी। देखो, ये समझने से पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। इसका बेसिक क्या है कि रुदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था हमें, ये न्यूक्लियर मॉडल, वो दिया था 1911 में। लेकिन इसके पहले भी दो मॉडल्स आए थे। एक जो था मॉडल वो दिया था हमें डाल्टन ने, मतलब जो एटॉमिक फिजिक्स है उसकी सबसे पहली शुरुआत, फर्स्ट जो वो था वो कौन थे? डाल्टन ने हमें दिया था। राइट, सो लेट्स सी दिस। सबसे पहले 1803 में डाल्टन ने एक मॉडल दिया था एटम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि एटम क्या है? तो एक सॉलिड स्फीयर है। व्हाट? एटम इज अ सॉलिड स्फीयर, मतलब ये बस एक स्फीयर है। राइट, इसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। लेकिन फिर उसके बाद जे थॉमसन आते हैं 1904 में लेके प्लम पडिंग मॉडल। ओके, ये प्लम पडिंग मॉडल मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसको मैं इजीली लैंग्वेज में आपको बताने के लिए बताती हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। वाटरमेलन सबको पता है ना? राइट, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो प्लम पडिंग मॉडल जो है वो बिल्कुल वाटरमेलन की तरह है। जे थॉमसन ने हमें बताया था कि जो एटम है वो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उसके अंदर बिल्कुल निगेटिव चार्जेस एम्बेड रहेंगे, मतलब एक दो बीच बीच में निगेटिव चार्जेस रहेंगे। राइट, जस्ट लाइक द वाटरमेलन। देखो, वाटरमेलन हम सब ने खाया ना। ओके, अभी सो वाटरमेलन में हमने क्या देखा है? जो रेड कलर का पार्ट होता है वो पूरी तरह से फैला होता है वाटरमेलन के अंदर। राइट, तरबूज के अंदर, तरबूज की बात कर रहे हैं हम। तो जो रेड कलर है वो क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज, जो पूरी तरह से है। लेकिन जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है? आपके जो ब्लैक सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ब्लैक कलर की सीड्स है वो बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन के अंदर। राइट, तो जे थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज तो फैला है लेकिन निगेटिव चार्ज बिल्कुल एक एक जगह पे है। तो इसका बेस पकड़ते हुए रुदरफोर्ड जो है उन्होंने अपने मॉडल को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन तो अगर जे थॉमसन का जो मॉडल है वो सच है तो हमें कुछ और रिजल्ट मिलने चाहिए थे। लेकिन जब रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल सब्सक्राइब किया तो हमें रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलते हैं। अभी ये रिजल्ट मिलने से पहले हम मॉडल को देख लेते हैं एक बार। ओके, सो लेट्स कम हियर वंस अगेन। क्या करते हैं रुदरफोर्ड? अल्फा पार्टिकल जो इमिटर्स है ये अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। अब देखो, अगर ये गोल्डन फॉइल, मतलब अगर जे थॉमसन के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब कि यहाँ पे गोल्डन फॉइल के अंदर मैक्सिमम कौन से चार्जेस होने चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। राइट,
तो अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो रुदरफोर्ड का ये एक्सपेक्टेशन था कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से मोस्ट ऑफ द जो रेज है वो डिफ्लेक्ट होने चाहिए, राइट? क्यों डिफ्लेक्ट होने चाहिए? क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल्स के भी पॉजिटिव चार्ज है और गोल्डन फॉइल, क्योंकि हमारा जे थॉमसन का मॉडल कहता है कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से उसके अंदर रहेगा, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस दो जो लाइक चार्ज है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? तो मैक्सिमम जो रेज है वो क्या करने चाहिए थे, रिपेल करने चाहिए थे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। क्या होता है, जब ये रेज इमिट होते हैं तो मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली पास हो जाते हैं, मतलब वो डायरेक्टली सीधे सीधे से पास हो जाते हैं। कुछ बिल्कुल स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा कम जो रेज होते हैं वो बिल्कुल लार्ज एंगल्स में पीछे के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम है, राइट? क्यों कम है? क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत कम हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है और बहुत सारे रेज सीधे चले गए, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट करता है। एम्प्टी स्पेस है इसीलिए जो रेज है वो सीधे सीधे चले गए और थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए हैं, मतलब कुछ तो भी निगेटिव चार्जेस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसके बेसिस पे जो ये ऑब्जर्व किया था रुदरफोर्ड ने, उसके बेसिस पे उन्होंने फिर एक एस्टिमेटेड निकाला। क्या दिया उन्होंने हमें कि देखो यहाँ पे उन्होंने इस तरह का कुछ मॉडल हमें दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सेंटर में, जो सेंटर है हमारा एटम, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, जब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वो यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेंटर में कुछ तो भी ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल मतलब वही रेज पॉजिटिव ही क्यों कहा उन्होंने बीच में पॉजिटिव है? क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए वहां पे उन्होंने कहा कि सेंटर में पॉजिटिव है। फिर बाकी के जो चार्जेस है वो सीधे क्यों जा रहे हैं? तो सीधे जाने का रीजन क्या है? एक तो वहां पे बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है इसलिए वो सीधे सीधे जा रहे हैं, और दूसरा वहां पे नेगेटिव चार्जेस है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए बाकी के जो रेज है वो सीधे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें रुदरफोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने हमें क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए या फिर उनके मॉडल के क्या हमारे मेन फीचर्स थे उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने हमें बताया वो बताया कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। सेंटर में क्या बताया उन्होंने? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, अब तक उन्होंने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात नहीं की है, वो तो बाद में इन्वेंट हुआ है, लेकिन बस उन्होंने कहा कि सेंटर में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। वो क्यों पता, वो कैसे पता चला? हमने अभी डिस्कस किया है, राइट? फिर उन्होंने बताया कि पूरा जो मास है वो कहाँ पे है? सेंटर में ही एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस का। देन उन्होंने थर्ड बताया कि जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंडिंग रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्या कहा उन्होंने? जो देखो फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। बीच में पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये रुदरफोर्ड का कहना था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास नेगेटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन्स है उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इनका नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब दे आर इक्वल। अब ये इक्वल क्यों कहा? क्योंकि जे थॉमसन ने कहा था कि एटम जो है वो स्टेबल रहेगा, मतलब दोनों चार्जेस जब सेम रहेंगे तभी वो एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे, राइट? इसलिए दोनों जो है वो इक्वल रहेंगे तभी जाके हमारा एटम जो है वो स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट, और बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्टेबल कैसे रहेगा, राइट? इसको हम देखते हैं आगे। पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में रुदरफोर्ड ने कहा था कि एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट करता है। ओके, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। वो क्या है? देखो, अगर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग और बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा लॉ ऑफ फिजिक्स कहता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है तो उसकी अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम उसकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाएगी।
तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन हमारा एटम क्या है, स्टेबल, ये तो प्रूफ हो चुका है। तो रुदरफोर्ड का ये जो एक था, ये जो पॉइंट था, वो क्या हो जाता है, एक ड्रॉबैक हो जाता है हमारे रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, राइट। तो ये हो जाता है हमारे रुदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक, क्या कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज हो जानी चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो हमारा रुदरफोर्ड का मॉडल जो है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। और रुदरफोर्ड के पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था, ओके। तो ये हो जाता है हमारे रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक। तो फिर क्या होता है कि फिर आते हैं 3 साल बाद नील बोर्स, ओके। देखो रियलिटी क्या है, एटम है स्टेबल, ओके। किसको छोड़ के, रेडिएटिव सब्सटेंस को छोड़ के। रेडिएटिव सब्सटेंस अनस्टेबल होते हैं लेकिन बाकी सभी एटम्स जो है वो स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर रुदरफोर्ड के हिसाब से अगर चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे तो एनर्जी डिक्रीज होगी और वो हो जाएगा अनस्टेबल, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि एटम स्टेबल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन लेके आए थे नील बोर्स, जिन्होंने हमें दिया था स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। कब दिया था, 1913 में। इसको शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको। नील बोर्स जो है उन्होंने कहा था कि जो रुदरफोर्ड ने कहा है वो बिल्कुल सही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग, ओके, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन रुदरफोर्ड हमें ऑर्बिट वाला कंसेप्ट देते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग बहुत सारे ऑर्बिट्स है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ओके। उनकी जो है इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है और उनकी पर्टिकुलर ऑर्बिट फिक्स होती है, इसलिए वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इजीली जंप नहीं कर सकते, ओके। इसको और डिटेल्स में हम अलग लेक्चर में स्टडी कर लेंगे, दैट इज नील्स बोर्स एटॉमिक नील बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, राइट। सो हियर दैट इज, तो यहाँ पे हमारा रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।